नमस्कार। श्री यशवंत गोविंद जोगलेकर, आप की समाज में जो पहचान है वो मुख्य रूप से तो एक प्राध्यापक की है, एक रंगकर्मी की है। इसके साथ साथ आपका जो सक्रिय रचनात्मक जीवन रहा है, आपके पास बहुत से अनुभव और संस्मरण हैं। हम आपसे बातचीत की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि महाविद्यालयीन शिक्षा जगत में प्रवेश करने के बाद आपने 2.5 दशक से ऊपर कहना चाहिए कि श्री रणवीर सिंह शास्त्री जी के साथ में काम किया, जो कि शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे। और कहते हैं कि अनुशासन के मामले में वो बहुत सख्त या कठोर थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो संवेदनशील भी थे। हम बातचीत यहीं से शुरू करेंगे कि उनके साथ काम करते हुए क्या अनुभव रहे आपके। आदरणीय रणवीर सिंह शास्त्री अनुशासन प्रिय तो अवश्य थे, लेकिन अत्यंत कठोर थे ये कहना गलत है। उनमें संवेदना थी, गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति थी, जितना हो सकता था उसकी मदद भी करते थे। मेरा इतने वर्षों का अनुभव ये रहा कि वे अत्यंत दयालु प्रकृति के, कठोर आवरण के अंदर दयालु प्रकृति का आदमी था। बहुत ही भले आदमी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कई बार कुछ भी ऐसी बातें कर जाते थे कि हम ही लोगों को आश्चर्य लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे गोवा संग्राम के समय 15 अगस्त आया, तो उस दिन मिठाई उठाई बैठने की शुरुआत हो गई। शास्त्री जी खड़े हो गए, आज कोई मिठाई नहीं खाएगा। हम लोग सब धक, क्या बात हुई भाई? नहीं जानते नहीं, आज गोवा संग्राम से क्या मार पड़ रही उनको, नहीं खाएंगे। तो कब उनका मन बहल जाए, क्रांतिकारी हो जाए, कह नहीं सकते थे। अदरवाइज बहुत ही मीठा आदमी था, सख्त दिखता था। क्या है ऐसा पहले आवाज़ था उनका, कोई भी आ जाए पहला आवाज़ क्या है। लेकिन बहुत भला आदमी थे, दयालु थे। उनको उनके लाइफ के एंड में वो चीज़ें नहीं मिल पाई जिनके लिए वो काबिल थे। ये हमें हमारे करना है। आते थे उस समय रामचंद्रन साहब प्रिंसिपल थे। रामचंद्रन साहब इंग्लिश वाले, फिर भी दौड़ धूप करके शास्त्री 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 कमीर कमीर कह के कुछ से पूछते थे, तो आपस में उन दोनों की बातचीत होती थी। हम लोग उसका लहजा मज़ा लेते थे। मैं बहुत सुखी हूँ कि उनके साथ मैंने काम किया। और जब बच्चों के हमारे प्रोग्राम कोई भी हो, आना मिलना, रिटायरमेंट के बाद भी आते थे। मैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ, ये मानता हूँ। बहुत भले आदमी थे, कठोर थे, लेकिन दुष्ट नहीं थे। लोगों ने यही इमेज बना दी उनकी, बड़ी दुष्ट नहीं थे। दुष्ट जिस दौर में हिंदी में महाविद्यालयीन पुस्तकों का अभाव था जो पाठ्यक्रम में शामिल की जाती हैं, और आपने उस दौर में हिंदी में किताबें लिखी उन विषयों की जो अर्थशास्त्र से या अकाउंट्स से संबंधित थी। वो लेखन का पुस्तकों के ख़ास तौर पर ये जो एकेडमिक लेखन होता है, इसका आपका कैसा अनुभव रहा? कैसे विचार बना था, मन में कैसी बात आई? इस विषय में मैं विस्तार से कहना चाहूँगा। हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 3 प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिन्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया है। पहला है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। दूसरा है वाणिज्यिक गणनाएं, कमर्शियल कैलकुलेशंस। और तीसरा है बिजनेस हिंदी, व्यावसायिक हिंदी। दफ्ती की एक पुस्तक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, वो मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसी पुस्तक और ये विषय एमकॉम के लिए उचित है। तो मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में उसे रखा, स्वीकृति मिल गई और बाहर से विरोध भी हुआ कि अमेरिकन स्टाइल की नकल हो रही है वगैरह वगैरह। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये पुस्तक होनी चाहिए। किताब कहाँ से मिलेगी? हमने कहा किताब हम लोग लिखेंगे। मिलेगी कहाँ से? मैंने हम लोग लिखेंगे तब बनेगी, लिखूँगा। दूसरी पुस्तक थी कमर्शियल कैलकुलेशन। मैंने उस समय अनुभव किया कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को गणित नहीं आता। तो मैंने कहा तुम कॉमर्स के विद्यार्थी हो, तुम्हें गणित नहीं आता तो करेंगे कैसे? तुम्हारे लिए गणित का पेपर होना। तो कमर्शियल कैलकुलेशन नाम जानबूझ के दिया। अगर मैं कहता अर्थमेटिक, भड़क जाते, मैथमेटिक्स और भड़क जाते। मैंने नाम दिया वाणिज्यिक गणनाएं, कमर्शियल कैलकुलेशन।
और उसमें भी विरोध हुआ। आप कॉमर्स के एजुकेशन को पीछे खींच रहे हैं। मैंने कहा मैं पीछे नहीं खींच रहा हूँ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कमर्शियल अर्थमेटिक्स है, बॉम्बे में है, रायपुर इसके बीच में पड़ता है, हमारे यहाँ भी रहेगा। मैं बताऊँ, पहली अपनी यूनिवर्सिटी है रविशंकर जिसमें कमर्शियल कैलकुलेशन इंट्रोड्यूस हुआ। आज प्रत्येक विश्वविद्यालय में ये विषय है और अब उसकी नाम मिल गया बिजनेस मैथमेटिक्स। ये दोनों पुस्तकें मैंने 2 सहयोगियों की मदद से लिखी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र D.N. बागची के साथ लिखा और कमर्शियल कैलकुलेशन दुबे जी के साथ लिखा। पुस्तक लिखने में कठिनाई नहीं होती, हिंदी में पुस्तकें बन सकती हैं, बनती हैं, कोई अड़चन मुझे तो नहीं आई। आज भी ये किताबें चलती है, हमें रॉयल्टी नहीं मिलती, आपको बता दूँ। किताब चलती है। एक किताब पब्लिश हुई इलाहाबाद से, राम नारायण लाल बेनी प्रसाद, दूसरी मेरठ से, उसकी निकलती है, एडिशन निकलते हैं, हमें पता नहीं रहता क्योंकि रिटायर हो गए, अब कोई परवाह नहीं होती। बिजनेस हिंदी तीसरी, ये बिजनेस हिंदी नाम सक्सेना जी को बड़ा पसंद आया जो हमारे पहले वाइस चांसलर थे। उसने ये नाम तुमने कहाँ से सोचा? हमने कहा हिंदी, औपन्यासिक हिंदी होती, कविता वाली हिंदी होती, बिजनेस हिंदी क्यों न हो जिसमें कम पत्र व्यवहार रहेगा, प्रेसी राइटिंग रहेगी, पैराफ्रेजिंग रहेगी, बस अब लिखा। ये 3 विषय खासकर मैंने इंट्रोड्यूस किए, ये कहने में मुझे अभिमान है, अच्छा लगता है, क्योंकि तीनों विषय अत्यंत आवश्यक है जो आज प्रत्येक यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। हिंदी में पुस्तकें उस समय नहीं थीं और मुझे ऑफर था कि इकोनॉमिक्स में आप हिंदी में किताब लिखो। आगरा के प्रकाशक ने कहा था, उस समय थोड़ा महाराष्ट्र मंडल में झूल गया था, तो मंडल के काम में बिजी हो गया तो किताब रह गई। देखिए ये 3 किताबें हमारी हैं। इसके अलावा सांख्यिकी में किताब लिखी, वो भी है। किताबें तो चल रही हैं। रहा सवाल हिंदी में किताबों का अभाव, उस समय अभाव था, लेकिन अकाउंटेंसी में डॉक्टर S.M. शुक्ला जो हमारे साथ साथ पढ़े हुए थे कानपुर के, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें अकाउंट्स में लिखी, हिंदी भी लिखी और लोगों ने पढ़ी। आज तो वो समस्या है ही नहीं। आज तो हिंदी का इतने ज़्यादा अच्छी पुस्तकें आ गई हैं कि पूछिए मत। ये सवाल अब नहीं उठता कि हिंदी में अंग्रेजी में नहीं मिलेगी। हिंदी उतनी ही समृद्ध भाषा है, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ें तो है भाषा। अब आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या करें? विद्यार्थियों को पढ़ाते समय जो इतनी लंबा इतना दौर आपका जो गुजरा, उसके क्या अनुभव हैं आपको? उसके अनुभव बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव अनुभव हैं। दुख इस बात का है कि हमारे लीडर्स हमारे युवाओं को, उनको चुनो, तुम क्या जानते हो, तुम तो पिछड़े हो कह के दबा देते हैं। ये दोष हमारे लीडर्स का है, लड़कों का नहीं है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी उतने ही होशियार हैं जितने बॉम्बे का है, कलकत्ते का, इंदौर का है, लेकिन हमारे लीडर भाषण देंगे, हम पिछड़े इलाके के लोग, हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। उतने ही विद्यार्थी हमारे होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। आज भी हमें अनुभव मिलता है। न जाने कहाँ कहाँ के पुराने विद्यार्थी आते हैं, सर मैं आपके साथ, आपने पढ़ाया मुझे। हमने कब भाई? 1960 में। तो उनके भी लड़के रिटायर होने को आ गए। मेरा उनके साथ अनुभव ये है, वे पढ़ना चाहते हैं। आज के पढ़ने का रवैया बदल गया है। उस समय लोग पढ़ना चाहते थे, पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते थे, ज्ञान के लिए कहिए। आज सर्विस पॉइंट आ गई, कहीं तुम्हें नौकरी वाला हो, जॉब ओरिएंटेड। तो जॉब ओरिएंटेड के कारण गहन अध्ययन वाले विषय पिछड़ रहे हैं, और गहन अध्ययन वाले विषय अगर पिछड़ गए तो समझ लीजिए बहुत नुकसान होगा। आज आप सुनते हो फिजिक्स में लड़के नहीं मिलते एडमिशन को, क्यों? क्योंकि फिजिक्स थ्योरेटिकल बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स लड़के नहीं मिलते। इकोनॉमिक्स तो अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप महंगाई में क्या सब चल रही है। तो उस समय के मेरे अनुभव अच्छे हैं। लड़के तीखे थे, बहुत से लड़के थे जो चिल्लाते थे, झगड़ते थे। 2-3 लड़के अभी ऐसे भी याद हैं। अब स्वरूप चंद जैन, वो भी हमारे विद्यार्थी थे। ये ब्रिजमोहन अग्रवाल, किसी भी पार्टी का क्यों हो, दुर्गा काली का तो ठिक्का लग ही जाता था, लेकिन ऑल वेल बिहेव्ड। रफनेस तो रहती है, लड़कों में रफनेस नहीं रहेगी तो किस में रहेगी? तो हमें मानना पड़ता है कि थे थोड़े बहुत उजट थे, नाराज थे। वो शताब्दी पांडे सुने होंगे आपने नाम, जो जिसका दूसरा नाम थानवी, वो तेज थी बिल्कुल। हम प्रिंसिपल थे उसमें, वो प्रेसिडेंट थी यूनियन की। सर आप लोग महिलाओं को दबाए मत करो। हमने कहा नहीं दबाएंगे भाई, तुम लोग चाहो क्या चाहते हो बोलो ना। इतनी दबंग लोग थे। हम विद्यार्थियों से खुश हैं, आज भी खुश हैं।
आज के विद्यार्थियों को भी हम कहते हैं यदि सही ढंग से हैंडल किया जाए तो रहेंगे। उदाहरण के लिए किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, अगर आप बहुत अनावश्यक रूप से उनसे मिलते जाएंगे ना तो वो हट जाते हैं आपसे, समझ जाते हैं, आपकी कीमत आग जाते हैं। आज अगर आप उनसे सख्त हैं तो रिटायरमेंट बाद में सोचिए, वो कहेंगे सर बहुत अच्छे थे, बड़े नाराज़ होते थे लेकिन बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरा अनुभव तो विद्यार्थियों के बारे में अच्छा है। आप अपने को छत्तीसगढ़ी महाराष्ट्रियन कहने में गर्व महसूस करते हैं? बिल्कुल। तो मैं 25 साल तक जी यूपी का मराठी था, 25 साल में यहाँ आया। आज मैं 80 साल का हूँ तो 55 साल तो हो गए। हमें छत्तीसगढ़ का मराठी, महाराष्ट्र का मराठी हूँ नहीं। वो मुझे नहीं चाहते, न मेरे कल्चर से चाहते, न भाषा से चाहते, वो अपने अलग ढंग से थे, हम अपने अलग ढंग से रहते। अरे तुम ऐसा क्यों उच्चारण करते हो? क्यों? ये हमारी छत्तीसगढ़ी मराठी का उच्चारण है, ऐसे ही रहेगा। तुम अपने बोलो, हम आपसे बोलेंगे। तो मैं इसमें बहुत आनंद अनुभव करता हूँ। छत्तीसगढ़ी मराठी हूँ, यहाँ रहा, आ रहूँगा, यही रहने वाला। इन वर्षों में जो छत्तीसगढ़ का जो परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, कलाएं हैं, इनको जिस तरह से आपने आत्मसात किया और आप इन सब में शामिल रहे, इनके बारे में क्या यादें हैं आपकी? देखिए ऐसा है, छत्तीसगढ़ का लोक संगीत जो है बहुत ही मीठा है और महाराष्ट्र में भी इस लोक संगीत के आधार पर संगीत निर्माण हो रहा है। ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो स्टाइल्स है उस स्टाइल को लेकर वहाँ काम हो रहा है। यहाँ के नृत्य प्रकार, नृत्य और संगीत दोनों अत्यंत लुभावने मैंने सीखे हैं, देखे हैं। खेल नहीं पाया उसको क्योंकि बहुत गजब की प्रैक्टिस उसमें लगती है, लेकिन मैं उनसे अभिभूत निश्चित रूप से हूँ। छत्तीसगढ़ की अपनी एक संस्कृति है। अब आजकल उस संस्कृति को बिगाड़ने का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, ज़बरदस्ती कुछ नई नई चीज़ लाद के जो वो हैं उनसे उनको दूर खींचना। ये दूर खींचने से चलेगा नहीं ना, तो उनको जो हैं उसमें ही आगे लाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। महाराष्ट्र मंडल के द्वारा कुछ समाज सेवा के काम होते रहते हैं, इनमें किनमें आपकी भागीदारी रही और उसमें कुछ किया हो आपने? तो देखिए, महाराष्ट्र मंडल जब मैं रायपुर में 1955 में आया तो 60 के करीब में महाराष्ट्र मंडल का मेंबर हुआ। फिर सेक्रेटरी वगैरह होते होते आखिरी 8 साल तक कंटिन्यूस प्रेसिडेंट था। क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र मंडल तात्यापारा के टूटे हुए मकान में था, तो मैं प्रेसिडेंट आवश्यक था, बाकी कुछ था नहीं। उसके बाद मंडल यहाँ आया। ये यहाँ आने के बाद अनेक गतिविधियाँ हुई चौबे कॉलोनी में। उसमें देखिए विकलांग बालिका विकास गृह बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें मेरा था हिस्सा। आत्मानंद जी ने उसको इनॉग्रेट किया था। तो विकलांग बालिका विकास गृह में गवर्नमेंट से आदमी आते थे कि ये बच्चियाँ हैं, इनको संभालिए। तो 15-15, 20-20 बच्चियाँ एक साथ संभाली जाती थी। विकलांग बालिका विकास गृह के अलावा दूसरा एक्टिविटी कामकाजी वसति गृह। ये कामकाजी वसति गृह में जिन महिलाओं को दीगर जगह नहीं मिलती उन्हें वहाँ बुलाया जाता है, वो रहती है वहाँ पर, फीस देती है, वो जो भी करते होंगे। तीसरा ज्ञानेश्वर स्कूल है शैलेंद्र नगर के पास। इनमें हमारी भागीदारी थी और मैं अभी भी खुश हूँ कि मैं जितना हो सकता जाके करता रहता हूँ उनसे। खास करके विकलांग बालिका विकास गृह ये हमारी एक धरोहर है, बहुत तारीफ होती है उसकी, बहुत लोग मानते हैं। वो बच्चियाँ लौट के आती हैं, बताती हैं ये हो गए वो हो गए, अच्छा लगता है। ये चीज़ें हैं उसके बारे में। ऐसा कहते हैं कि थिएटर इज एजुकेशन, एजुकेशन इज थिएटर। तो एजुकेशन में आप रहे तो जो दो बातें हैं, थिएटर इन एजुकेशन और थिएटर इज एजुकेशन, ये तो आपने बहुत गहराई से महसूस किया है। एक रंगकर्मी के रूप में समग्र रूप से आपने अभिनय भी किया, अनुवाद किया, निर्देशन किया, संयोजन किया, यानी एक तरह से समर्पित भाव से आप काम करते रहे हैं। रंगमंच को लेकर के जो आपकी यादें हैं, आपके संस्मरण हैं, आपके अनुभव हैं, उन्हें कुछ बताइएगा। पहले तो मैं ये मानता हूँ कि अच्छा शिक्षक होने के लिए अभिनय आवश्यक है। एक अभिनय जिसको आप कहते हो वो आवश्यक है। आखिरकार टीचर करता क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज बॉडी मूवमेंट, और उसके बाद आंखें बोल रही हैं, बातचीत बोल रही है।
किस शब्द पर जोर देना, किस पर नहीं जोर देना, वो वहाँ से उत्तर आता है कि हम समझ रहे हैं। तो सफल शिक्षक के लिए अभिनय सीखना आवश्यक है। अगर वह अभिनय सीखता है तो अनेक दृष्टि से अत्यधिक सफल शिक्षक होगा। मैंने इसका अनुभव किया है और मेरे अभिनय और शिक्षण दोनों में यही मेन धारा है, ऐसा मुझे लगता है। बनारस में भी यही थी, बनारस में भी यही थी। मज़ेदार की बात बताऊं, वहाँ की वीर वचन नाम का एक नाटक था आचार्य अत्रे का, तो उसमें मल्हारराव होलकर वगैरह का खेल था। अब हमें पहला रोल मिला एक सैनिक का, महाराज महाराज घात झाला दक्षिण बुरुज धसड़ला, इतना ही सेंटेंस हमारा था। ड्रेस क्या, नीली चड्डी सफ़ेद शर्ट और गांधी टोपी। अब आप सोचिए मॉडर्न ड्रेस में होता है ये, उस समय वो ड्रेस था। और डंडा लेके पहुंचा और थिएटर में स्टेज में बैठ के महाराज महाराज घात झाला दक्षिण बुरुज को इतने घबरा के बोला, तारीफ हो गई। क्या घबरा के बोले हो तुम, यार एक्टिंग, हम समझ गए कि एक्टिंग यही होता है। तो क्या हुआ, अरे बड़ा अच्छा किया। दूसरी उसी समय की मज़े की बात, एक फीलिंग रहती। दूसरा नाटक था वीर वचन ने गुरुदक्षिणा। मैं जैसा अभी दुबला हूँ इतना ही या इससे ज़्यादा दुबला बचपन में था, बीच वाले पीरियड में काफ़ी स्थूल हो गया था। तो मैंने उसमें दुशासन की रोल की, तो मेरे पिताजी ने हजामत करी मेरी, दुशासन के रोल करते हो, कम से कम अर्जुन की तो करते। तो उस समय ये भी था कि नाटक में रोल क्यों हो, जोरदार रोल होनी चाहिए। ये वहाँ से स्टार्ट है मेरा। रायपुर में आया, कालिया साहब ने मुझे आगे लाया, एक्सपोजर दिया। काथोड़े साहब हैं, स्वयं आप हो। आपने एक जो बताया था मुझे अभी भी याद है, बताना चाहूँगा। थैंक यू मिस्टर ग्लाड में मेरे दिमाग में सनक थी सत्यदेव दुबे सिनेमा का म्यूज़िक यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा जिस राह से गुजरना है इस गाय, तो आपने कहा था जोगलेकर जी मत करिए, आप ट्यूनिंग बजाइए, गाना मत बजाइए। मैंने कहा क्यों, सत्यदेव दुबे बजाता है तो मैं भी बजाऊंगा। अच्छा बताओ। जैसे ही वो गाना बजा लोग हंसने लगे थे, आपको याद होगा। मैंने कहा भाई मिर्जा जी ने कहा था सही था, हमको करना नहीं था। ट्यूनिंग चलती है, अगर नहीं चलता तो आपके साथ हम उस समय आप थे नाटक में, कितने नाटक आपने किए, अनेक नाटक आपने किए। मुझे आज भी वो पोंगा लेकर के वर्मा जी अमेरिकन रूप लेके आते थे, कौन सा ड्रामा था वो, एक और हरिश्चंद्र के ऐसा कुछ ड्रामा था, वो भी याद है। तो आपके साथ मेरी ड्रामा की यादें बहुत जुड़ी हैं। और एक चीज़ का मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा, समीक्षा को सही ढंग से मैंने लिखना शुरू किया। पहले क्या होता था, 3/4 कहानी लिखी जाती थी, बचे हुए हिस्से में फलाने ने ये काम किया, ढिकाने ने ये काम किया, हो गया। फिर लोग मुग्ध रहे, लोग अटूट रहे, लोग स्तब्ध रहे, एनालिसिस नहीं होती थी। मुझे याद है मैंने एनालिसिस शुरू की नाटकों की, और चर्चा होती थी जोगलेकर जी का समीक्षा कहाँ है, उसमें मैं लिखता था इन्होंने ये किया, आवाज़ कमज़ोर पड़ती है, आवाज़ की फेंक कमज़ोर है। तो बहुत अनुभव है हमारे, और मार खाने वाले भी अनुभव है। पोस्टर ड्रामा हमारा भोपाल में पिट गया, बिल्कुल पिट गया। क्यों, क्योंकि वो रायपुर का था। सबसे बड़ा गड़बड़ तो रायपुर का था, रायपुर वाला ड्रामा अच्छा हो कैसे सकता है, वो पिटा। लेकिन बढ़िया काम लोगों ने किया। खामोश अदालतदारी है मैंने वहाँ किया, उसमें तो खैर अच्छा रहा। मैं 2-4 बार महाराष्ट्रीय ड्रामा भी किया नागपुर में, तो आप सबों के गुड विशेष हैं, हर जगह हमको सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिंग तो मिलते ही गया। तो ड्रामा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ड्रामा का एक छोटा सा पोर्शन पाठ्यक्रम में होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो। नंबर आप उसे जोड़ो, लड़कों को अगर आप वो चीज़ बताएं तो महसूस करेंगे कि इससे आखिर में क्या फ़ायदा होता है। कम्युनिकेशन सुधरता है, एक्सप्रेशन सुधरते हैं। अब बोलने में भी मैक्सिम गोरकी ने माँ शब्द को 15 तरीके से पूछवाया था। आप पूछिए किसी, अभी आज कोई नहीं कह पाएगा। तो नाटक और शिक्षा अभिन्न अंग है मेरे ख्याल से। यदि आप दोनों को संभालें बहुत ज़्यादा तरक्की होती। केवल रूखा शिक्षक चलता नहीं, उसमें अभिनय का पाठ होना, ताकि वो लोगों को बता सके वो क्या कहना चाहते। ये मेरे निजी विचार है। हबीब साहब के साथ मैंने काम किया, सीखा। इतना सख्त डायरेक्टर मैंने कम देखा। आपको याद होगा उरुभंगम नाटक चल रहा था, तो उन्होंने लोगों से कहा देखो ऐसा करो, घिसटते घिसटते यहाँ से वहाँ आओ। अब लोग घिसटते घिसटते आ रहे थे, ये क्या एक्टिंग है, भिखारी।
तुम क्या कह, राजा दुर्योधन खिसक के आए वैसा दिखाओ। तब लोगों को समझ में आया कि राजा दुर्योधन कैसे खिसकता हो। तो हबीब साहब के साथ बहुत सीखने को मिला। सख्त थे, उसमें दया माया नहीं थी उनकी। पूरा ड्रेस पहना के रंग मंदिर ले गए सबको, हम इसी नाटक में। तो लोगों ने कहा कि क्यों ले आए इसे, लड़के झिझ गए, सर वहाँ कपड़े बदलेंगे। क्यों, शर्म आती है इस कपड़े में, इस कपड़े में तालियां बटोरते समय शर्म नहीं आएगी। इस कपड़े को पहन करके चलो, रास्ते से चलो, स्टेज पर काम करो। ये कपड़े तुम्हें तालियां देंगे तो यहाँ क्या गालियाँ देने वाले हैं, चलो ना इसको पहन के। सब लोग को लेके गए थे। उसे चरणदास चोर की स्टेज बनवाने में हम लोग थे, गांव में एक स्टेज बना था। तो मेरी यादें नाटक के बारे में अत्यधिक है। मेरे परिवार के लोग नाटक किया, आपने देखा विशेष दोगले ने नाटक किया अश्विनथली फूले में, फिर शांतता कोट चालू में मैंने किया है, थैंक यू मिस्टर ग्लाड में तो आप ही हमारे साथ थे। तो नाटक है, वेड़ा से करुणा, नाटकों की समृद्ध परंपरा रही है, हिंदी मराठी दोनों की। उस समय हिंदी में मिर्ज़ा मसूद का नाम चलता था, बाकी लोगों का नाम नहीं था, बहुतों को तो था ही नहीं। और बहुत से भी उसमें उनके सीखे और दूसरे दिन डायरेक्टर बन गए। मैंने इससे झूठे बोल रहा हूँ, तड़चड़ता डायरेक्टर। हमने कहा हो क्या रहा है भाई, नहीं वहाँ उससे काम किया था डायरेक्टर। अच्छा, उनमें भी कुछ लोग, घनश्याम सेंद्रे अच्छा काम करता, अब नहीं कर पाता। मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि आप मिर्ज़ा साहब कम से नट सम्राट करो, वो आपके काबिल नाटक है। नाटक के बारे में मेरे विचार ये है, एजुकेशन होना चाहिए, वैसा हो। कॉमर्स के बारे में जहाँ बताना है, पढ़ाई के बारे में, दो तीन चीज़ें घरवाली पूछी थी आपने। मिसेस दोगड़ेकर जब शादी हुई तो हाई स्कूल पास थी। शादी के बाद मैंने उनसे कहा देखो तुमको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो मैंने उनको आई.कॉम कराया, बी.कॉम कराया, एम.कॉम कराया, तीनों फर्स्ट क्लास फर्स्ट रही। और रविशंकर विश्वविद्यालय की पहली महिला है एम.कॉम उसके नाम से। एक चीज़ मेरे मन में बड़ी खटकती थी, मैं पीएचडी होना चाहता था, लेकिन महाराज मंडल के कामों से, इधर उधर समाज और नाटक वाटक के कामों से पीएचडी नहीं हो पाया। तो वह काम मेरे बहू ने किया। शादी होने के बाद वो जब आई तो मैंने कहा तुमने रजिस्टर करा लिया है, जोगलेकर फैमिली में कोई पीएचडी नहीं हुआ, तुम कोशिश करके हो जाओ। तो अभया जोगलेकर पीएचडी हुई। घर में ही दोनों ने, एक ने पीएचडी होकर एक ने एजुकेशन लेके दिखाया। किया इन लोगों ने, मानना पड़ेगा, बड़ा हम समझो। आज हमारे मेरे अंडर 3 लोग पीएचडी हुए। एक है डॉक्टर सुभाष शर्मा जो ओमेन में प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स है, दूसरा है तुम्हारा प्रभाकर शर्मा, वो डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश, और तीसरा गंगवानी जो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मध्य प्रदेश है। हमारे अंडर इन्होंने काम किया कि मैं पीएचडी नहीं हो पाया, तो मेरी पीएचडी होने की ख्वाहिश बहू ने पूरी कर दी। चलो मैं हो गई ना पीएचडी, हो गया। तो ये पढ़ाई चलती है, लिखते हैं लोग। नाटक के क्षेत्र में हबीब साहब हैं, रैना हैं, आप हो, इनसे मैं प्रभावित हूँ, सीखा है। और समीक्षा लिखना मैंने यहाँ शुरू किया, पहले नहीं थी समीक्षा वैसी। तालियां बटोरी, स्तब्ध रहे, खुश रहे, यही घिसे पिटे शब्द चलते थे। एजुकेशन में मैं सक्सेसफुल रहा। अब एक बात बता दूँ आपसे, इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, अगर मैंने कुछ किया है तो कहने में डंके की चोट पर कहना चाहिए, क्यों नहीं तो कहेगा कौन। तो डेफिनेटली आई वॉज वेरी सक्सेसफुल एज ए टीचर। एवरी स्टूडेंट इवन नाउ रिकॉग्नाइजेज मी एज ए टीचर ऑल्सो, एंड दैट इज मेनली बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ ड्रामा ऑल्सो। ड्रामा से आप बोलते हो, संवाद तो है भाई, वन एक्ट प्ले है तो क्या है, और कौन सा नहीं होता। जब वो बोलता है तो अपने विचार बताता जाता है, लोग सुनते जाते हैं, ये होता है। जो अनुवाद वगैरह का काम है जी, वो भी लोग करते हैं। अनुवाद करता हूँ। अनुवाद में खासकर एसेज होते हैं, लघु निबंध जिसको कहते हैं, ललित निबंध, उनका मैंने अनुवाद किया। नाटकों का अनुवाद मैंने उतना नहीं किया है जितना लेखकों का, कवियों का, कविताओं का अनुवाद किया है, हिंदी मराठी दोनों जगह। उसमें भावना ये है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मैं लोगों को दूँ जो एक भाषा से, मैं 3 भाषा जानता हूँ, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी। तो मराठी हिंदी में आपस में अगर संबंध बना तो भाषा और सुधर जाए, दोनों साहित्य समृद्ध होते हैं। इसे ट्रांसलेट करना। मुझे यहाँ पर मध्य प्रदेश मराठी साहित्य परिषद, तो छत्तीसगढ़ मराठी साहित्य परिषद की स्थापना हुई 2 साल पहले। तो उस समय मुंबई मराठी साहित्य महामंडल ने मेरा सम्मान किया था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र का सीनियर मोस्ट मराठी लेखक।
बिलासपुर में फंक्शन हुआ था, सम्मानित हुआ था। तो स्वीकृति है, मध्य प्रदेश कला परिषद में था, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद में था। आप तो जानते हैं जितनी मेरी गतिविधियां हैं उनके बारे में आप वाकिफ़ हैं, संबंध है आपका, मालूम है आपको। मैं स्वयं अपने इन से संतुष्ट हूँ, पारिवारिक से सभी। कुछ ऐसे लोग आपको मिले होंगे जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा किसी भी तरह से, जीवन के किसी भी क्षेत्र में। हाँ, ऐसे लोग मिले हैं, उसके हो नहीं सकता। जैसे हमारे लालजी भाई शाह, दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट, कभी भी इन्होंने प्रेसिडेंट की हैसियत से रुबाब मार के चले नहीं गए। रोज़ कॉलेज आना, बिल्डिंग मानना, बिल्डिंग कहाँ बनी है, कितनी बनी है, इनकम कैसे बढ़ी है, कैसे प्लानिंग करना चाहिए। मुझे उस आदमी ने कर्तव्य निष्ठा के प्रति अत्यधिक प्रभावित किया। दूसरे मेरे मुख्य रामचंद्रन प्रिंसिपल साहब लड़कों के प्रति बहुत ही प्रेम रखते थे। उन्हें हिंदी समझ में आए न समझ में आए, कुछ मजाक भी हो जाता था, फिर भी वे हमें प्रभावित किए। एक्टिंग साइड में कालेले साहब, सीनियर कालेले, उन्होंने मेरे इस वचन पर कि मैं अच्छा काम करता हूँ मेन रोल दिया। न दिया होता तो मैं पीछे ही रहता। वो थे भास्कर राव काठोटे, इन्होंने ड्रामा क्षेत्र में किया। एजुकेशन क्षेत्र में इंद्रदेव जी, डॉक्टर इंद्रदेव, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने हमें काफ़ी प्रभावित किया। बाबूराम सक्सेना, फर्स्ट वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, ये लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रभावित किया, आज भी प्रभावित। और रणवीर सिंह शास्त्री ने सीखा कि कठोर भले ही हो जाओ, दयालु रहो। वो चीज़ मैं करता हूँ। इन लोगों ने निश्चित रूप से प्रभावित किया। बाकी लीडर्स में किसी ने मुझे प्रभावित नहीं किया, सीधी बात। आप छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को लेकर के कि ये भी दूसरे विकसित क्षेत्रों की तरह जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ें शिक्षा में, अपने जीवन में, अब बहुत इसको गहराई से सोचते विचारते रहे हैं। कैसा लगता है छत्तीसगढ़ के नौजवानों के बारे में अब, जबकि ये एक अलग प्रदेश बन गया है और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियां आ गई हैं। आपने जब एक प्रोफेसर के रूप में काम किया तो वो दौर अलग था, अब एक छत्तीसगढ़ राज्य अलग से बन गया है और ये जो परिवर्तन भी आ गया है। देखिए, मेरा यहाँ के युवकों के प्रति अत्यधिक विश्वास है, उनमें वो सब पोटेंशियल हैं आगे बढ़ने। मेरा ये कहना है कि यहाँ के नेता वर्ग ने ही उन्हें डरा दिया है। लड़के जब जाते थे पीएससी के लिए इंदौर तो हमसे मिलते थे, सर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान इंदौर में हो रहा है, जाओ। डर लगता है तो किस बात का डर लगता है? मैंने कहा जो सवाल वहाँ पूछने वाले मैं यहाँ तुमसे पूछता हूँ, दे दो जवाब। देते थे। तो यहाँ के युवकों में आत्मविश्वास है, लेकिन जैसा पूरे देश में है थोड़ा सा यहाँ भी उद्दंडता आ गई है। और करियर माइंडेड जब आदमी हो जाता है ना तो स्टडी माइंडेड से अलग हो जाता है। ज्ञान पिपासा अलग है और नौकरी मिल जाए किसी शॉर्टकट से सर्विस के लिए लोग पागल हैं, उसके लिए वो भी दोषी नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रदेश के युवा कमज़ोर हैं। आप निश्चित जानिए ये युवा कमज़ोर नहीं है, इनमें वो सब शक्ति है जो किसी भी इस देश के किसी भी कोने के लड़के में हो। उतनी ही उद्दंडता भी है और उतनी ही नम्रता भी है। आज लोग कहते हैं आज के स्टूडेंट मानते नहीं, आज के स्टूडेंट भी टीचर को मानते हैं, बशर्ते वह टीचर मानने लायक काम करे। इसलिए मैं अत्यंत आशावान हूँ यहाँ के युवा पीढ़ी के बारे में। मुझे अच्छी लगती है, वो लोग बोलते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। और नॉलेज गजब है भाई, नॉलेज गजब है। हमको नहीं मालूम तो उनको मालूम रहता है। सर आपको नहीं मालूम क्या? हमने नहीं भी क्या ऐसा है। तो दे आर वेरी अप टू डेट। एक ही काम हम सबको करना है मिलकर कि उनको ये बताएं कि दे आर केपेबल टू डू इट। जैसे हनुमान जी को बताया गया था ना कि तुम लांघ सकते हो समुद्र, तब वो लांघा है। इन लड़कों से कहिए आप कि आप में वो शक्ति है, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते। और बहुत से लड़के आगे हैं भाई। अमेरिका में यहाँ का MCA मैं रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी में और साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर था, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरे यहाँ पढ़ाए हुए 10 लड़के इस समय अमेरिका में हैं। आते हैं, सर अमेरिका में हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई थी, देखो मैं तुम्हें कॉमर्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, और ये दोनों चीज़ें व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ी अनैतिक हो सकती हैं।
हाँ सर वो तो है, ये दिखता ही है वैसा कि इतनी ईमानदारी से कैसे होगा। मैं तो एक ही करो, ऐसी जब अनैतिकता करने की ज़रूरत आए तो हमारी याद कर दिया करो कि मैंने मना किया था, भाई शायद तो कर दो। तो यहाँ के विद्यार्थी आगे गए हैं, एटॉमिक एनर्जी में है भाई। अभी ये लोग रिसर्च हम लोग ढूंढे तो पता लगेगा इस एरिया के विद्यार्थी आगे आए हैं, वो आगे आएंगे भी, उसमें कोई हमें शंका नहीं है। मैं अत्यंत आशावान हूँ। हम उनको पिछड़े हो कह के छुपाए नहीं गलत है वो करने में हमें क्या शौक है मालूम नहीं। 1975-76 के आसपास पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक नाट्य शिविर लगा था जिसमें उनके रैना साहब आए थे। और आज हम ये देखते हैं कि लंबा समय बीत गया है, हिंदी का जो थिएटर है अभी आसपास हमारे, एक शहर की बात नहीं, क्या आपको इसमें संभावनाएं नज़र आती हैं या एक बहुत चुनौतियों के बीच से गुजर रहा है? कैसे? नहीं, ये क्या मराठी थिएटर और क्या हिंदी थिएटर चुनौतियों के बीच से ही गुजर रहा है। मैं तो ये कहने में दुख व्यक्त करता हूँ कि मराठी थिएटर लगभग बंद हो गया है, कर नहीं चाहता, कारण मालूम नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति का अभाव, प्रेरणा। हिंदी में संगठन का अभाव है, हर एक का अपना अपना कैंप है, वो कैंप के बाहर निकलना नहीं चाहते। मैंने कई बार कहा, कुंज बिहारी से कहा कि भाई सबको बुलाओ, अरे थ्योरेटिकल सम्मेलन तो करो, बातचीत तो करो आपस में आकर के। आप बातचीत भी नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो वो कोई करना नहीं चाहता। अभी कुछ थोड़ा बहुत काम कुंज बिहारी शर्मा बीच बीच में कुछ नया नया कुछ निकालते रहते हैं, बाकी हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन चुनौतियां तो हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको एक बार फिर जागना होगा, फिर वही तीर कमान उठानी होगी करने को, क्योंकि उसके बिना यहाँ आगे हम आ नहीं सकते। मैं एक बात तो ये बता दूं, मैं अभी भी सक्रिय हूँ, करता रहता हूँ। कल ही आपने बताया था। मैं करता रहता हूँ। मैं अब एक बात ये करें हम कि शिक्षा जगत और रंगमंच इन सब की आपसे बातें हुई, फिर भी कुछ ऐसे संस्मरण हो आपके, कुछ यादें, कुछ अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो सुनाइएगा। हाँ, नाटक था अश्रूंची झाली फुले, और आप जानते हैं मराठी रंगमंच में या हिंदी रंगमंच में भी प्रार्थना और नमस्कार और तामझाम खूब होता है। अश्रूंची झाली फुले ये मेरा सबसे सुंदर प्रसिद्ध प्रयोग नाटक था, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई। उसमें जितने असगुन हो सकते थे हुए हैं, ये बता दूँ आपको। पहला असगुन, नटराज की मूर्ति फूट गई। पहला सोचिए, ये थी, उसमें एक्टिंग कर रही थी सुमित्रा का रोल, इसका विद्यानंद का मेरा था। नटराज की मूर्ति पूजा करते समय फूट गई। मिसेस काथोड़े वहाँ थी, उन्होंने मूर्ति को उठाया और सीधे बूढ़ा तालाब में डाल दिया और कह दिया, जोगड़े कराना सांगू ना का, नर्वस पड़ती। किसी ने हमको नहीं बताया। उसके बाद जेल सीने गए वहाँ पर, काथोड़े साहब ने जेल सीने उल्टा लगा दिया था, अभी भी फोटो है मेरे पास। ऊपर वाला नीचे हिस्सा आ गया था, कमान वाला, लेकिन अप्रतिम जेल सीन वो हुआ। पाटिल लड़का था, उसका लड़का गद्दी में जलते जलते बच गया। तो जितने असगुन होने थे सब हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि इसका कोई रिलेशन ड्रामा से नहीं है शायद। ये मुझे याददाश्त है, बड़ी अच्छी याद। दूसरी मैंने आपको पहले ही बता थी, हिंदी गाना गाते लोग हंसने लगे, तो तब से मैंने समझा कि गलत चॉइस था। मिर्ज़ा बोले थे ठीक था, ये करना नहीं था, मैं कर दिया। ड्रामा में और यादें ऐसी कि भोपाल में शांतता कोटचाल का खामोश अदालत जारी है चल रहा था, और उसमें पेशाब करने के लिए लड़का निकल जाता है, आलो, वो कहाँ चला गया पता नहीं। हम लोग सब बैठे हुए, कब आ रहा है पता ही नहीं उसका। मेरे ख्याल से वो लड़का परोलकर था। वो बोले, हमको लगा हमारा रोल ही नहीं है। अरे मैंने कहा रोल नहीं है, तो ये जो ऐसे विचित्र आए उसे वो गायब हो गए। फिर एक नाटक लेके मैं गया था जलगांव, मराठी नाटक। उसमें मेरा विशेष एक अनुभव है, एक अनुभव विचित्र है, सही वो। पॉजिटिव थिंकिंग के नाटक जो है फेल हो जाते हैं, विद्रोह के नाटक पॉपुलर हो जाते हैं। व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है तो पॉपुलर होता है, व्यवस्था के फेवर में नाटक हो जाए तो फेल होता है। वो नाटक जो मैं ले गया था वो एक और अभिमन्यु के नाम से लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, उसी को हिंदी मराठी में करके ले गया था।
वहाँ प्रभाव नहीं डाल सका। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं बीच बीच में आते हैं कि जैसे एक अनुभव था कि धोती एक्टर की धोती खुल गई, वो अपना बोलता है चला जा रहा है, आगे चला जा रहा है, मैं खींच रहा हूँ, क्या कर रहे हो। तो अनुभव तो ऐसे आते हैं, अनुभव तो बहुत हैं। खास करके तो आपको वो अनुभव जो मैंने बताया, अच्छा बारीक दृष्टि वाले प्रेक्षक भी होते हैं। वेड़ाजगर उन्हाद नाटक चल रहा था, मेरा पहला ड्रामा रायपुर का, गोइंग ऑन वेरी नाइसली। उसमें वो बूढ़ा आदमी बहक करके कूद जाता है खिड़की के बाहर पगला होकर। एक आदमी ने बाहर दौड़कर पगला होकर जो कूदे, उसमें याद आ गया कि संभाल के कूद रहे हो। हमने कहा ये भी एक प्रेक्षक है भाई। फिर एक जगह एक आदमी ने और बताया कि आप घर में आते हो तो जूते दरवाजे के बाहर क्यों नहीं निकाल के दिखाते, आप अंदर कैसे आते हो, आप तो घर में आ रहे हो ना, हाँ तो दरवाजे के बाद जूते निकाला करो। तो दर्शक भी सिखाते हैं और उनसे सीखना चाहिए, पूछना भी चाहिए। दोनों चीज़ मैंने आपको बताई। श्री यशवंत गोविंद जोगलेकर जी, आपने एक शिक्षा शास्त्री के रूप में काम किया, एक रंगकर्मी के रूप में, समाज सेवी के रूप में, और अभी भी आप सक्रिय हैं, रचनात्मक हैं। हम आपके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, आप स्वस्थ सुखी संपन्न रहें और इसी तरह समाज के हित में आपका जो योगदान है वो जारी रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।